जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने किए मल्टीपल न्यूक्लियर मिसाइल्स के परीक्षण। फ्रांस के साथ मिलकर भारत बनाएगा 61,000 करोड़ रुपीस की लागत में एडवांस जेट इंजन। पाकिस्तान को मिला यूएस और चीन से धोखा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत पाकिस्तान क्लैश में शॉट डाउन हुए 5 जेट्स और AK-203 के बाद अब भारत AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कर रहा है रशिया से बातचीत। सत्रह जुलाई 2025 को ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के सफलतापूर्वक टेस्ट फायरिंग्स कंडक्ट करी थी और मिसाइल्स थी पृथ्वी 2 और अग्नि 1। ये जो टेस्ट हैं इन्हें भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर एक रूटीन यूजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर कंडक्ट किया गया था, जिसमें इन मिसाइल सिस्टम्स की ऑपरेशनल रेडीनेस से लेकर इनकी टेक्निकल परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया गया है। और इस टेस्ट फायरिंग के दौरान पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों ने ही अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो पृथ्वी 2 है उसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है, जबकि अग्नि 1 की 700 से 1200 किलोमीटर तक। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 18 जुलाई को विशाखापट्टनम में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप की गई भारत की पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना की सर्विस में कमीशन कर दिया गया है। और ये जो वेसल है ये कॉम्प्लेक्स डीप सी सैचुरेशन डाइविंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस वेसल को ऑपरेट करने से भारतीय नौसेना को भी एक ऐसी कैपेबिलिटी मिलती है जो कि दुनिया भर में कुछ ही नेवीज के पास है। तो यहाँ तक तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का जो स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम है तो उसमें केवल 2 ही कंपनीज हैं जो कि फ्रंट रनर बनी हुई हैं, जिसमें से एक है फ्रांस की सैफ्रन और दूसरी है यूके की रोल्स रॉयस। और इन दोनों ही कंपनीज के बीच जो मेन कंपटीशन था वो चल रहा था। लेकिन अब इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह क्लेम किया गया कि भारत का जो ये नेक्स्ट जनरेशन के जेट इंजन को विकसित करने वाला प्रोग्राम है तो इसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करने की सिफारिश की है। हालांकि इस प्रोग्राम में कॉम्पीट कर रहे रोल्स रॉयस और सैफ्रन दोनों ने ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर IP राइट्स हर तरह के ऑफर्स दिए थे, लेकिन दोनों ही कंपनीज के प्रपोजल्स को रिव्यू करने के बाद, जिसमें टेक्निकल रिव्यू से लेकर महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स के साथ हुए डिस्कशन से मिले फीडबैक के आधार पर निर्णय लिया गया कि फ्रेंच फर्म सैफ्रन का जो प्रपोजल है तो वो हमारे एमका प्रोग्राम की टाइमलाइन के साथ ज़्यादा मैच करता है और सैफ्रन का प्रपोजल ही भारत के हित में ज़्यादा फायदेमंद पाया गया है। और इसी वजह से जो टेक्निकल कमेटी इस पूरे डिस्कशन और रिव्यू में शामिल थी तो उनकी तरफ से इस बात की सिफारिश की गई है कि सैफ्रन के साथ जाना ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। बाकी पूरा प्रोग्राम 61,000 करोड़ रुपीस का होने वाला है, जिसके तहत स्वदेशी तौर पर जेट इंजन को विकसित किया जाएगा जो कि 120 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और ये जेट इंजन भारत के एमका फाइटर से लेकर भविष्य के जितने भी फाइटर्स होंगे उनको पावर देने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण एयर बेसिस को टारगेट किया था और भारत की स्ट्राइक में जो वहां पर बड़े बड़े गड्ढों से उनको सजाया गया था, तो उन्हीं बेसिस में से एक जो रहीम यार खान वाला बेस था, तो उसको लेकर पाकिस्तान ने एक नया नोटिम जारी किया है जिसके मुताबिक ये जो एयरबेस है 5 अगस्त तक और बंद रहेगा। यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं और ये बेस अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है और अब 5 अगस्त तक के लिए इसे और बंद किया गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रहीम यार खान के गड्ढों को भरने में अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। पर खैर पाकिस्तान के मुताबिक तो ये वॉर जीत गया था ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी कुछ और अपडेट्स बचे हुए हैं। तो एक और अपडेट है कि पाकिस्तान बेस्ड जो सुअरों का संगठन है लश्कर, तो अब उसके हेडक्वार्टर को मुरीद केसी झांग जो कि पाकिस्तान पंजाब में स्थित है तो वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और ऐसे इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पर लश्कर को 105 एकड़ तक की ज़मीन अलॉट करी है। और अब ऐसा तो है नहीं कि इस ज़मीन पर जो लश्कर है वो खेती करने वाला है, वो खेती करेगा लेकिन सुअरों की। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान लश्कर के हेडक्वार्टर को कहीं भी शिफ्ट करवा ले, अगर भारत को उनकी खेती को उजाड़ने का मन करेगा तो भारत की मिसाइलें वहाँ आराम से पहुँच जाएंगी। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि जहां पाकिस्तान ने पहले पूरी कोशिश करी थी कि UNSC में जो पहलगाम हमले को लेकर स्टेटमेंट हो तो उसमें लश्कर के फ्रंट TRF का नाम ना आए, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो TRF है तो वो बिल्कुल एक ऐसा संगठन है जो बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के इन सभी अरमानों पर TRF खुद ही पहले पानी फेर चुका है, जब उसने पहलगाम हमले के बाद खुद इस बात को स्वीकार कर लिया था कि इस हमले के पीछे वही है। लेकिन जब पाकिस्तान के आकाओं ने उनको कुछ समझाया होगा तो फिर TRF ने वो स्टेटमेंट वापस ले ली थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और अब हुआ यह है कि लश्कर के फ्रंट TRF को अमेरिका ने भी लश्कर की प्रॉक्सी के तौर पर ही डेजिग्नेट किया है और इसे एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। और ये अनाउंसमेंट गुरुवार को US के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने करी थी और US इसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी मानता है। और US का भी मानना है कि यही जो संगठन है वो इससे पहले भी भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 2024 में कई सारे हमलों में शामिल रह चुका है।
बाकी यूएस की इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आना बहुत स्वाभाविक था, जिसमें कल 18 जुलाई को उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो पाकिस्तान है वो सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करता है और उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि लश्कर के साथ किसी भी तरह का संबंध ज़मीनी हकीकत को झुठलाता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये भी दावा है कि पहलगाम हमले की जांच अभी भी अधूरी है और पाकिस्तान तो लश्कर को पाकिस्तान में प्रतिबंधित और एक निष्क्रिय संगठन के तौर पर बता रहा है। और उनको ये भी कहना है कि उन्होंने संबंधित संगठनों को प्रभावी और व्यापक रूप से ध्वस्त कर दिया है और उनके नेतृत्व को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया है। हालांकि वो बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी तो अलग अलग पिक्चर्स में इनके ही सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स लश्कर के उन्हीं बड़े बड़े सूअरों के साथ साफ तौर पर दिखाई दिए थे। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में टीआरएफ को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि वो टीआरएफ को इलीगल नहीं मानते हैं और उन्हें प्रूफ दिखाओ कि टीआरएफ ने ही पहलगाम हमला किया है। और पाकिस्तान के मंत्रीगण ये सब बातें तब कह रहे हैं जब टीआरएफ ने खुले तौर पर पब्लिकली इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो आपको अभी भी इंटरनेट पर मिल जाएंगी। तो देखिए सीधे सीधा आपको हम ये बताया था कि हो क्या रहा है। तो जब यूएस ने भी ये माना कि पहलगाम हमले के पीछे लश्कर का ही प्रॉक्सी टीआरएफ मुख्य रूप से शामिल था और उसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर घोषित किया, तो उससे पाकिस्तान को हुई प्रॉब्लम, जिसे पाकिस्तान ने एक तरह से कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि भाई लश्कर टीआरएफ इनसे इनका कुछ लेना देना है ही नहीं। और साथ में ये भी कह रहे कि पहलगाम हमले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तो ये सारे जो आरोप हैं ये ज़मीनी हकीकत को झुठलाते हैं। और यूएस की इस अनाउंसमेंट के बाद जब तक पाकिस्तान थोड़ा सा संभल पाता तो उससे पहले ही चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई, जिसमें चीन ने भी पहलगाम हमले को पहली बार बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया था। और यूएस ने जो टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है तो उस पर चीन का यही कहना था कि वो भी आतंकवाद के सभी फॉर्म्स का अपोज करता है और 22 अप्रैल को जो हुआ तो वो उसकी कड़ी निंदा भी करता है। और चाइना ने रीजनल कंट्रीज को काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी आह्वान किया है। और ये वही चाइना है जो कि शुरुआत में पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए पहलगाम हमले की इंडिपेंडेंट जांच कराने की पाकिस्तान की तरफ से सिफारिश कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी सूचित कर दें कि द ग्रेट के यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि एक ऐसी वॉर मशीन के बारे में है जिसे अक्सर लोग अर्थ डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी स्पीच में भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का क्रेडिट लेते हुए इस बार ये भी क्लेम किया है कि उन्हें यह भी लगता है कि इस क्लैश के दौरान 5 जेट्स शॉट डाउन हुए हैं। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि यूएस प्रेसिडेंट ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि जो जेट्स शॉट डाउन हुए हैं वो किसके हैं, भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के इसी स्टेटमेंट को पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा विंग है वो सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह से दिखा रही है और इन स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिराए हैं, जबकि हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है कि जो जेट्स शॉट डाउन हुए हैं वो किसके हैं। बाकी सीधे तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा विंग है वो अभी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से कैसे कैसे खुद को बचाएं। क्योंकि पहले यूएस की स्टेटमेंट, फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट पर चीन का सपोर्ट, तो ये पाकिस्तान के लिए एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब बदलने जैसी स्थिति है। और बाकी उनके एयरबेसेस के गड्ढे नहीं भर रहे हैं, उनकी वो एक अलग टेंशन है। और इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से क्या पोस्ट कर रहे हैं कि 14 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान में $2.1 बिलियन के एनुअल करंट अकाउंट का सरप्लस हमने अचीव किया है, जो 2011 के बाद पहली बार हुआ है। और उनका ये कहना है कि ये रिकॉर्ड संभव हो पाया है $31.8 बिलियन के रेमिडेंस के साथ। और वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा है, कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया है। हालांकि ये किस तरह की अचीवमेंट है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर के उधार का जो ब्याज है तो उसको चुकाते चुकाते ये सरप्लस तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी ये कुछ और नहीं, बस पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जनता को एक तरह का लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है, वही लॉलीपॉप जो कुछ देशों ने पाकिस्तान को दे रखा है। तो इसलिए हम फिर से कहेंगे कि अगर आपको जीवन में कभी यूजलेस फील हो तो आप पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ये वाली पोस्ट देख लेना। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि Squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है, जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो Squadron.in पे जाके नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के तहत AK-203 असॉल्ट राइफल की सफलता के बाद अब ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि भारत और रशिया के बीच AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सब मशीन गन की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बातचीत अपनी एडवांस स्टेज में है और इन गन्स के भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत रशिया के साथ बातचीत कर रहा है। और जो फायर आर्म्स भारत में बनेंगे ये न केवल भारत के फोर्सेस को ऑफर होंगे बल्कि इन्हें दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, बिल्कुल AK-203 की तरह। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक
भारत सरकार ने लक्षद्वीप के बित्रा आइलैंड को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस आइलैंड को एक्वायर करने के कदम उठाए हैं। हालांकि इस निर्णय पर जो स्थानीय लोग हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देखने को मिला है, जबकि लक्षद्वीप के इस बित्रा आइलैंड को उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही चुना गया है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका जो रेलिवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा भी है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2023 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट रविंद्र चिकारा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव संधू ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कितने एयरबेसेस को टारगेट किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।